हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का अपना चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 बना रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। तो इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपना व्हाट आर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन एंड नेट करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट। और प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, पिछली वीडियो में हमने यानी कि जो हमारा पार्ट नंबर 4 था उस वीडियो में हमने अपना ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ तक हमने इन टर्म्स का मतलब क्या था अच्छे से समझ लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो टर्म्स दिए ना, करंट लायबिलिटीज, प्रोविजन, नेट एसेट्स, नेट करंट एसेट, मतलब ये जो टर्म्स हैं इनका बैलेंस शीट में क्या मतलब होता है हम वो समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना यहाँ पे अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया है, अ कंपनी में रिसीव मैनी ऑफ इट्स डेली सर्विसेज फॉर विच इट डू नॉट हैव टू पे इमीडिएटली, like for raw material, goods and services bought on credit. A company may also accept advances from the customers. The company thus has the ability to pay through the payment is deferred. These are known as current liabilities. Similarly, the company may have to provide for certain other expenses like dividend to shareholders, payment, tax, etc. These are called provisions. In short, current liabilities and provisions are amount due to the supplier of goods and services brought on credit, advance payment received, accrued expenses, unclaimed dividend, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, डिविडेंड और ग्रेटिट्यूड, पेंशन एक्सेट्रा। है इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ दिया, समझ कुछ नहीं आया। मैं समझाती हूँ। देखो, अगर हम बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल हमारी बुक में दिए हैं, तो बैलेंस शीट में हमें दिया होता है करंट लायबिलिटीज और प्रोविजन। तो अभी करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि करंट लायबिलिटीज क्या होती है, वो वाली हमारी उधारी जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे करनी ही करनी है। जैसे कि अगर कंपनी क्या है, रॉ मटेरियल रोज खरीदती है, रोज उसका प्रोडक्शन होता है, तो रोज रॉ मटेरियल वो यूज करेगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि वो रोज रोज जाके पैसा देगी कि लो आज हमने इतने का रॉ मटेरियल खरीदा तो आज का पैसा ले लो, कल का पैसा ले लो। नहीं, वो क्या करती है, वो महीने भर का साथ में उठा लेती है और एक महीने के बाद क्या, एक दिन मतलब लेती रहती है कंटिन्यूसली, और एक महीने या फिर जितना भी उसने सामने वाले होलसेलर से अपना बना रखा है कि मैं आपको एक साल में पूरा पे कर दूंगा पूरा अमाउंट एक बार में, या फिर 6 महीने में या हर महीने में आपका पूरा पे करूंगा, तो वो हर दिन क्या है पे नहीं करती। वो क्या करती है, पूरा एक अमाउंट बना लेती है कि इतने दिनों का इतना पैसा हो गया तो वो हम एक साल के अंदर अंदर आपका पैसा पे कर देंगे। तो जो कर्जा हमें एक साल के अंदर अंदर, जो हमने उधारी ली है ना, जो उधारी हमें एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। देखिए, अगर कंपनी ने एक साल से उसके पास उधारी है किसी दूसरे इंसान की, तो उसे अगर वो एक साल के अंदर अंदर चुकानी है, पक्का डेफिनेटली उसे एक साल के अंदर चुकानी है, तो वो क्या आएगी, वो आ जाएगी करंट लायबिलिटीज के अंदर। और अब जैसे हमारे कुछ और भी होते हैं, जैसे हमें डिविडेंड पे करना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो सिमिलरली द कंपनी में हैव टू प्रोवाइड सर्टेन अदर एक्सपेंसेस। जैसे कि कंपनी के कुछ और एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, यहाँ पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना या फिर अपने टैक्सेस को पे करना, तो ये सब क्या आता है, ये सब आता है हमारे प्रोविजंस में। तो यानी कि जो कर्जा हमें एक साल के अंदर चुकाना है उसे हम बोलेंगे करंट लायबिलिटीज, और जो कंपनी के और एक्सपेंसेस हैं जैसे डिविडेंड पे करना और टैक्स पे करना, ये आता है हमारे प्रोविजंस में। तो करंट लायबिलिटीज और प्रोविजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं नेट करंट एसेट और नेट वर्किंग कैपिटल। अच्छा देखो, अगर आपको थोड़ी बहुत बाहर से साउंड आती है ना कुछ बैकग्राउंड में से, तो प्लीज़ आप उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। देखो, current liabilities and provisions therefore reduce the burden of day-to-day expenditure on current assets by deferring some of the payment. For daily operations, the company requires fund equal to the current assets less than current liabilities. This amount called net current assets और net working capital. अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है कि अब देखो, हमें एक बात समझ में आई कि जो कंपनी है उसे क्या है, उसे करंट लायबिलिटीज पे करनी पड़ती हैं और उसके कुछ डे टू डे एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो अब ये जो उसके डे टू डे एक्सपेंडिचर है ना, ये इसके करंट लायबिलिटीज से कम होने चाहिए और करंट असेट से, एक मिनट, द कंपनी रिक्वायर फंड इक्वल टू द करंट असेट्स लेस देन द। अच्छा, तो कंपनी के पास कितना पैसा आना चाहिए, अगर कंपनी का जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है उसमें अगर कंपनी का जो असेट्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, कंपनी को जितने पैसे की ज़रूरत है उसके इक्वल अगर उसके करंट असेट्स हैं और उसकी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उससे अगर कम पैसा है, तो क्या होगा, जो अमाउंट बची उसे हम बोलेंगे करंट नेट करंट असेट या फिर नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा,
नेट करंट असेट्स, जैसे कि हमें पहले से पता ही है, वो करंट असेट्स क्या होते हैं? करंट असेट्स हमारे वो असेट्स होते हैं जो जिन्हें हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस क्या करते हैं, ये हमारे जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है ना उसे कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? हम समझ गए हैं कि हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डे पे हम अपनी पेमेंट कर देते हैं। तो जो करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस है, ये डे टू डे एक्सपेंडिचर का जो बर्डन होता है उसे रिड्यूस करते हैं। और जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है ना कंपनी का, उसमें जितना कंपनी को फंड रिक्वायर है उसके ही बराबर हमारा करंट असेट होता है और करंट लायबिलिटीज हमारी कम होती हैं। तो ये जो अमाउंट हमारी आएगी वो क्या आएगी? नेट करंट असेट। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया था कि करंट असेट फिगर क्या आती है हमारे बैलेंस शीट में, 430.98 करोड़ हैज बीन अराइव्ड बाय डिडक्टिंग करंट लायबिलिटीज 595.22 करोड़ एंड प्रोविजंस। अच्छा ये कुछ नहीं है, बस एक एग्जांपल दे रखा है, इससे आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है इसमें? इसमें हमें दे रखा है कि अच्छा देखो, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना कि मैं करंट असेट ये क्या बोले जा रही हूँ, मैं क्या बकवास कर रही हूँ, देखो एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, हमारे जो करंट असेट्स होते हैं ना उसमें से अगर हम अपनी करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो हमारी क्या आ जाती है? नेट करंट असेट्स की वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में क्या दे रखा था कि नेट करंट असेट्स की वैल्यू ये है 1165.20। अगर इसमें से करंट असेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो आपका क्या आ जाएगा? नेट करंट असेट्स आपका आ जाएगा। तो 1165.20 करोड़ में से अगर आप 595.22 करोड़ माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा नेट करंट असेट की वैल्यू। तो यही हमारा नेट करंट असेट और करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस होता है। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ क्या दिया है? हाउ इज बैलेंस शीट समराइज, यानी कि हमें बताना है कि जो बैलेंस शीट होती है, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में शो करी थी अपने पिछले पार्ट्स में, तो उसमें जो हमने बैलेंस शीट देखी थी उसे हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। सो अ बैलेंस शीट इंडिकेट्स मैचिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड एंड with application of fund. In case of XYZ Company Limited, total fund employed to the tune of rupees 1066.31 crore are from said to two sources of fund, shareholders फंड एंड लोन फंड। अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें बता रखा है कि जो बैलेंस शीट होती है ना उसमें जब हम फंड को क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो उसमें दो तरह के फंड होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि बैलेंस शीट अगर हम समराइज कर रहे हैं, बैलेंस शीट को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो फंड होगा वो कहाँ से आएंगे? वो दो एप्लीकेशंस में से आएंगे, यानी कि दो जगहों पे से आएंगे, दो सोर्सेज से आएंगे। पहला क्या है? पहला है हमारा सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड में सोर्सेज ऑफ फंड क्या हो जाएंगे? जैसे हमारा शेयर होल्डर फंड और लोन फंड। यानी कि जब हम बैलेंस शीट को पढ़ते हैं तो उसमें जो सोर्सेज ऑफ फंड वाला होता है उसमें क्या क्या आता है? हमारा शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा दिया, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा दिया, शेयर कैपिटल क्या है, तो वो आ जाता है। और लोन फंड में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो ये हमने पढ़ रखा है ना, तो हमें बस यही बताया है कि हम बैलेंस शीट को पढ़ते कैसे हैं। तो बस हमें पिछली बातें याद रखनी है, उसके बाद हम बैलेंस शीट को आराम से पढ़ पाएंगे। सो दस इन अ बैलेंस शीट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट एसेट। यानी कि अगर आप क्या करोगे, अपनी बैलेंस शीट को देखोगे तो जहां लिखा है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका मतलब है नेट एसेट वैल्यू। अभी हमने पढ़ा ना नेट एसेट क्या होता है। अब आई होप आपको समझ में आएगा बैलेंस शीट समराइज करने का इस टॉपिक का सीधा सीधा मतलब है कि आप किस तरह से एक बैलेंस शीट को पढ़ोगे। तो उसमें आपको सोर्सेज ऑफ फंड को पढ़ना है और एप्लीकेशन ऑफ फंड को पढ़ना है। तो बस हमें इसमें यही रखा और कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने वाली कोई बात नहीं है। अब जो है हम अपना नेक्स्ट पेज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगर हम बात करें, यहाँ में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज हाउ मच प्रॉफिट और लॉस हैज़ बीन इनकर्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स इनकम आफ्टर प्रोवाइडिंग for all its expenditure within a finance year. One may also know how the profit available for appropriation is arrived by using profit after tax as well as proportion of reserves. Further, it shows the profit appropriation towards dividend, general reserves and balance carried in the टू द बैलेंस शीट। अच्छा देखो हमें बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो होती है, हमें एक बात समझ में आई कि बैलेंस शीट में क्या होता है, हमारे असेट्स और लायबिलिटीज हमें बताई जाती हैं, सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, ये हमें बैलेंस शीट में बताते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बताते हैं कि कंपनी को कितना तो प्रॉफिट हुआ और कंपनी को कितना लॉस हुआ और फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कहाँ आके खड़ी है, प्रॉफिट में या फिर लॉस में। तो अभी हम कैसे पता करेंगे, हमें उसमें ये चेक करना होता है कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स क्या है, यानी कि टैक्स देने से पहले कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया और टैक्स देने के बाद उसके पास कितना प्रॉफिट बचा, या फिर कंपनी ने अभी अपने पास रिजर्व कितना रख रखा है, यानी कि अगर उसका प्रॉफिट होगा फिर वो अपने सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर देगी, उसके बाद अगर रिजर्व बचा तो समझो भैया बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, वरना टैक्स भी पे कर दिया, डिविडेंड भी दे दिया, शेयर होल्डर्स को सारा
इंटरेस्ट भी पे कर दिया, उसके बाद भी रिजर्व बच गया, मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ था। थोड़ा सा गले में कुछ अटक गया था। ओके, यहाँ देखो अगर हम आगे बात करें तो अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस हमें समझ में आ गया कि अगर प्रॉफिट हमें टैक्स से देने से पहले देखना है, रिजर्व कितना है हमारे पास में, अगर हमने अपने शेयर होल्डर्स जो हैं हमारे, उन्हें हमने डिविडेंड पे करने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, कितना लॉस हुआ, ये सब हमें क्या करना है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिया है, तो अगर मैं आपको इसे शो करूँ तो देखो हमें कुछ इस टाइप का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि ये एक आपको इमेज बना के, इमेज तो नहीं कहूँगी मैं, ये यहाँ पे आपको एक क्या बना के इधर के प्रिंट करके दे रखा है कि इस तरह का हमारा क्या होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट होती है, जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर आता है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, है ना, और टोटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ट्रांसफर ऑफ टोटल कैपिटल अकाउंट, मतलब आपका वही बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ये सब आपको इसमें दे रखा होता है। तो आप इस एग्जाम्पल को अपनी बुक में खुद से चेकआउट कर सकते हैं। हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है व्हाट शुड वन लुक फॉर इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी चाहिए। सो फॉर अ कंपनी द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर्स, यानी कि अब जो हमारी एनुअल रिपोर्ट है ना, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी रिपोर्ट होती है, वो होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दो होते हैं। पहला हमारा एनुअल रिपोर्ट, दूसरी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और तीसरी हमारी बैलेंस शीट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इसमें कंपनी के बारे में सारी जानकारी होती हैं। अब देखो therefore each companies try to give maximum stress on its representation, misrepresentation, one should consider the following, यानी कि जब ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, तो इसलिए सारी कंपनीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा ध्यान, सबसे ज़्यादा टेंशन लेके, टेंशन तो नहीं कहूँगी बट हाँ पूरा फोकस इस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने में लगाती हैं। अब देखो हमें इसमें कौन कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम पहली बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्या दिया है, पहला पॉइंट दिया है whether there is an overall improvement of sales as well as profit, operating gross and net overall the similar period, half year or annually previous year, if so the company operation management is good। यानी कि अगर हम पिछले साल अगर मैं कहूँ मेरा 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस साल अगर मैं कहूँ कि मेरा 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी जो मैनेजमेंट है मेरी कंपनी की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तभी तो मेरा एकदम से क्या बोलते हैं प्रॉफिट बिल्कुल ही डबल हो गया। पहले 100 करोड़ था, अब 100 करोड़ से ज़्यादा होकर 200 करोड़ हो गया। तो मतलब मेरा प्रॉफिट, मेरा मैनेजमेंट अच्छा है तभी मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो हमें यही चेक करना है कि ओवरऑल जो हमारी कंपनी है, जो हमारा बिजनेस है, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसकी सेल्स में, उसके प्रॉफिट में, उसकी मार्केटिंग में, है ना, तो उसमें उसकी ओवरऑल हमारी कंपनी की इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ईयरली और हाफ ईयरली आपको दोनों टाइम में चेक करना है कि 6 महीने में हमारी कंपनी कितना अच्छा ग्रो कर रही है, 1 साल में कितना अच्छा ग्रो कर रही है। तो हमें इस चीज़ का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियस बात हमारी कंपनी की ग्रोथ हुई होगी। सेकेंड अगर हम बात करें, सो check for other income carefully, for here companies have to scope to manipulate if the other income stems from dividend on the investment or interest from the loan and advances, it is good because such income is steady, but if the other income is derived by selling any asset or land, be cautious since such income is not an annual occurrence। अच्छा, जब हम क्या करना है, अगर हम देखें कि हाँ हमारा प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छी बात है, अब आप कंपनी में ठोक के पैसा लगा सकते हो, नहीं रुको, थामा। देखो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अगर आप देखते हो किसी कंपनी का बहुत प्रॉफिट हुआ इस साल, तो आप क्या करोगे, कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, ये भी तो चेक करो ना कि उसका जो पैसा आया है, इतना प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ कैसे है, वो उसकी जो प्रोडक्ट है उसे उसकी सेल से हुआ है या फिर उसने अपने असेट्स जैसे हमारी लैंड हो गई, ज़मीन वमीन हो गई, उसको बेचकर उसने वो पैसा कमाया है। इन द सेंस मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर कंपनी के पास एक बिल्डिंग थी, अब वो बिल्डिंग ऑक्शन में जा रही है या फिर कंपनी उसे बेच रही है, उसे सब उस कंपनी का कुछ काम नहीं है, और वो कंपनी वो बिल्डिंग अगर सोचो उसने पहले 100 करोड़ में खरीदी, चलो 100 करोड़ ज़्यादा हो गया, उसने 10 करोड़ में खरीदी थी, अब दाम बढ़ गए हैं ज़मीनों के भी और बिल्डिंग्स के भी, अब वो 50 करोड़ में जा रही है, तो सीधा सीधा क्या हुआ, उसे ना यहाँ पे 40 करोड़ का फ़ायदा हुआ। अब देखा जाए ये 40 करोड़ का फ़ायदा उसकी सेल से नहीं हुआ है, उसे कहाँ से हुआ है, उसके एसेट्स से हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि वो हर साल अपने एसेट्स को बेचेगा या बेचेगी कंपनी, वो क्या है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी क्या है,
उसका एक प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट में क्या हुआ है, एक गेन आया है। तो जब भी आप क्या करो, इनकम को अच्छे से देखो ना किसी भी कंपनी के, तो उसमें कौन सी चीज़ उसे प्रॉफिट दे रही है, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखो। वो अपने असेट्स को बेच के तो प्रॉफिट नहीं कमा रही है ना कंपनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो अपने क्या बोलते हैं, सेल्स से कमा रही है या फिर अपने असेट्स को बेच बेच के कमा रही है। सो चेक अदर इनकम इन केयरफुली, कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट पढ़ते हो तो वो इनकम कहाँ से आ रही है, ये अलग अलग इनकम्स का क्या रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, ऑल्सो चेक फॉर द इंक्रीज ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर आइटम विज रॉ मटेरियल कंजप्शन, मैन पावर कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सी वेदर द इंक्रीज इन देयर कॉस्ट आर मोर देन द इंक्रीज इन सेल, इफ सो इट रिवील्स द ऑपरेटिंग कंडीशंस आर। नेक्स्ट पेज पढ़ता है, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। तो यहाँ में दिया है नॉट कंडक्टिव टू मेकिंग प्रॉफिट, सिमिलरली check whether ratio of these costs to sales could be contained over the previous year, if so then the company operation are efficient। यानी कि अब जब हम क्या करते हैं, जैसे अब मेरे को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, इस बार 200 करोड़ का हुआ, तो अब वो ऐसे ही लक्ष्मी जी तो आके मेरे बैंक में बैठने गई थी, क्या हुआ, मैंने पक्का कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना, जैसे मैंने लेबर्स बढ़ाए होंगे, या फिर मैंने नई मशीनरीज लगाई होंगी, या फिर मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया होगा, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाया होगा, अपनी सेल्स और मार्केटिंग में पैसा लगाया होगा। तो अब ये जो मैंने अपना खर्चा किया है, इस खर्चे को करने के बाद हमें इस पॉइंट में यही बताया है कि अब जो हम अपने लेबर बढ़ा रहे हैं, है ना, मैन कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, मैन पावर यूज़ कर रहे हैं, मशीनरीज का यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब ये जो हम खर्चे कर रहे हैं, जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्या इससे हमें प्रॉफिट हो भी रहा है या फिर बस ऐसे ही हमने लगे हुए हैं कि हम कह रहे हैं कि अच्छा 10 लोगों से बिजनेस नहीं चल रहा तो चलो 20 लोगों को लगाओ, बट मेरा प्रोडक्ट अभी भी नहीं बिक रहा, अभी भी ठप है मेरा बिजनेस, तो फिर तो कुछ फायदा नहीं है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम प्रॉफिट बना पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर हम बना पा रहे हैं तो ही क्या है, कंपनी के जो ऑपरेशंस है, कंपनी जो काम कर रही है वो एक एफिशिएंट वे में काम कर रही है, अदरवाइज वो कंपनी अच्छे से नहीं चल पा रही है। अब अगर हम आगे देखें, इवेल्युएट वेदर द कंपनी कुड मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन अलोन, यानी कि जो कंपनी है वो ऐसा ना हो कि उसने असेट्स में लगा रखा है, उसके पास ज़मीन है और लैंड है, और सॉरी ज़मीन और लैंड तो एक ही होती है, उसके पास ज़मीन है, उसके पास मशीनरीज है, उसके पास और फिक्स्ड एसेट है, या फिर उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो पैसा कमा रही है। नहीं, कंपनी अपने जो उसके अपने ऑपरेशंस हैं, जो अपने वो काम कर रही है, उससे क्या वो अपना प्रॉफिट बना पा रही है, इस चीज़ को आपको एवेल्युएट करना है, इसको आपको चेक करना है। अगर कंपनी अच्छे से प्रॉफिट अपने कंपनी से कमा पा रही है तो वो कंपनी क्या है, अच्छे से ग्रो कर रही है। अब नेक्स्ट ने दिया है, फॉर दिस यू शुड कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर इग्नोरिंग ऑल अदर इनकम एक्सेप्ट सेल्स, इफ द प्रॉफिट सो ऑब्टेन्ड इज पॉजिटिव द कंपनी इज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबली विच इज अ हेल्दी साइन। यानी कि आप कहोगे कि हम कैसे पता करेंगे कि कंपनी जो अपना काम है वो सही से कर रही है या नहीं कर रही, प्रॉफिट अकाउंट स्टेटमेंट में तो सब पॉजिटिव दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी के जो और अदर इनकम है ना, जैसे कि वो कहीं और से अगर कमा रही है, जैसे इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमा रही है, अपने फिक्स्ड असेट्स के थ्रू कमा रही है, तो ये सारे जो अदर ऑप्शंस हैं कंपनी के पास कमाने के, तो इन्हें आप क्या करो, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में से हटा दो इन द सेंस कि आप इस पर ध्यान मत दो। कंपनी की जो सेल्स हैं उससे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, आप सिर्फ इस चीज़ पे क्या रखो, अपना फोकस रखो। और अगर कंपनी की सेल्स से अगर कंपनी को प्रॉफिट पॉजिटिव हुआ, यानी कि कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया, तो कंपनी क्या है, अच्छे से प्रॉफिटेबली ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर रही है, और ये क्या है, अच्छा साइन है, हेल्दी साइन है। लेकिन अगर कंपनी नेगेटिव में हमें प्रॉफिट दिखा रही है कि हाँ नहीं, हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ हमारी सेल्स की वजह से, तो फिर क्या है, वो एक सही साइन हमारे लिए नहीं होगा। आगे हमें दिया है, scrutinize the depreciation as well as interest for abnormal as well as interest for any abnormal increase। यानी कि जो लोग होते हैं ना, जो कुछ ऐसे कहते हैं कि अरे डेप्रिसिएशन लग जाएगा हमारे असेट्स पे, मत खरीदो, फिर 2 साल के बाद या 10 साल के बाद फिर सस्ते में देना पड़ेगा। नहीं, आप क्या करो, अगर आपको आज आप असेट खरीद रहे हो, आपने आज एक मशीनरी खरीदी, अगर आप उसे 10 साल के बाद, ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस कम जाएगा, वो सस्ते में बिकेगी, लेकिन 10 साल तक क्या हुआ, उसका जो प्रोडक्शन है वो आपको क्या दे रहा है, आप उस मशीन से कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा पिछले 10 सालों में। अब आप सिर्फ डेप्रिसिएशन के डर से बैठे रहोगे तो फिर तो वो 10 साल का प्रॉफिट आपका चला जाएगा ना घाटे में, तो इसलिए डेप्रिसिएशन से डरना नहीं है आपको, जो भी आपका फिक्स्ड एसेट्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे दिया है यहाँ पे मैं, द इंक्रीज इन
डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूट टू हाई एडिशन, देखो वही बात है जैसे मैंने आपको बताई ना कि अगर आप हमारा डेप्रिसिएशन बढ़ भी रहा है तो कोई बात नहीं, इन एडिशन क्या होगा, आपको जो है आपके फिक्स्ड एसेट से आप एक लंबे समय में क्या कर पाओगे, प्रॉफिट गेन कर पाओगे। जैसे मैंने आपको मशीन का एग्जांपल दिया था ना अभी कि अगर आप मशीन को 10 साल तक अपने पास रखते हो तो 10 साल तक आप उससे गुड्स भी तो प्रोड्यूस कर रहे हो ना, उन गुड्स को आप सेल कर रहे हो मार्केट में जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बस यहाँ पे हमें यही बात यहाँ पे इसमें दे रखी है। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट हमारा इसका, कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर एंड द वेरियस रेशियो इन केस ऑफ हाफ ईयरली रिजल्ट, मल्टीप्लाई हाफ ईयरली अर्निंग बाय हाफ ईयरली पर शेयर बाय 2 टू गेट अप्रोक्सीमेटली क्या बोलती हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली द एनालाइज्ड अर्निंग पर शेयर। यानी कि अगर आप क्या करते हो, आपको जब कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और वो अपने एक शेयर पे कितना कमा रही है तो उसके लिए आप क्या करो, ईपीएस कैलकुलेट करो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रेशियो एनालिसिस है, बट यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो अभी हम रेशियोज को कैसे कैलकुलेट करना है वो तो हम अपना सीखेंगे ही, बट हमें क्या करना है, अगर हम देखना चाहते हैं कि कंपनी अच्छे से प्रॉफिट कमा भी रही है या नहीं तो आपको क्या करना है, उसका ईपीएस कैलकुलेट करना है, यानी कि वो एक शेयर पे कितना पैसा कमा रही है ये हमें देखना है। और अगर आप क्या करते हो, अगर आप सिर्फ 6 महीने में ही इसे कैलकुलेट करना चाहते हो, आपने पूरे एक साल का नहीं निकालना, तो आप 6 महीने में अगर वो 10 रुपये कमा रही है तो 6 महीने और बचेंगे ना एक साल में, तो आप क्या कर दो, अगर वो 6 महीने में 10 रुपये कमा दे तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, यानी वो एक साल में कितना कमाएगी, 20 रुपये। तो यहाँ पे आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको ईपीएस में सीधा सीधा ये कहना चाहती हूँ कि अगर कंपनी एक साल में एक शेयर पे 20 रुपये कमाती है, सिर्फ एक एग्जांपल है, एक शेयर पे 20 रुपये कमाती है, तो मैं 6 महीने का निकालूंगी, यानी कि 6 महीने में कितना कमा रही होगी, एवरेज ऑन एन एवरेज वो 10 रुपये कमा रही होगी, फिर 6 महीने में 10 रुपये, फिर अगले 6 महीने में 10 रुपये, 10 रुपये मिला के एनुअली वो 20 रुपये कमा रही है। तो अगर आप 6 महीने का निकालते हो ना, हाफ ईयरली निकालते हो, तो आप उसे अर्निंग पर शेयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एनुअलाइज्ड अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको आज बस यहीं तक पढ़ाने वाली थी, क्योंकि जो रेशियो एनालिसिस है वो हमारा पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है जिसमें हमें रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो पढ़ाना है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो इसलिए रेशियो एनालिसिस पूरा एक अलग टॉपिक है, तो इसलिए मैं उसे इसी वीडियो में घुसा के घचर पचर नहीं करना चाहती हूँ। मैं इसके लिए आपकी एक नई वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ रेशियो को ही पढ़ाऊंगी। और मैंने क्लास 10th में भी रेशियोज अच्छे से पढ़ाए थे, एग्जाम्पल भी दिए थे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए थे। तो अब इस वीडियो में भी, यानी कि अगली वीडियो में भी आपको अच्छे से रेशियो एनालिसिस कराऊंगी, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपका है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आगे की वीडियोज़ जो है उन्हें अच्छे से पढ़ पाओ, समझ पाओ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।